अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सुकून से आराम से रह रहे होंगे। अब यकीनन ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ होंगे, लेकिन इस सारे में जो है ना आप एहतियात और ख्याल रखिएगा अपना भी, अपनों का भी, और साथ साथ में अपनी स्टडीज़ का भी हर्ज नहीं करना, इसको भी कंटिन्यू रखना है। तो आज हम अपने बिजनेस आईटी के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये आपकी सेकंड चैप्टर के हवाले से है, जो आपका सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये उसी चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डीबीएमएस हम इस्तेमाल करेंगे अपनी डेटाबेस बनाने के लिए। तो इसी डीबीएमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हवाले से ही हमारा आगे भी लेक्चर चलेगा। तो आज का जो हमारा इस चैप्टर सेकंड चैप्टर का जो आज हमारा टॉपिक है वो है एमएस सक्सेस ऑब्जेक्ट्स। कि एमएस सक्सेस में जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाया, एमएस सक्सेस की जो हमने स्क्रीन लेआउट या स्क्रीन इंटरफेस हमने जो पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट बार होती है जिसपे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट लगी हुई होती है। तो ये एमएस सक्सेस के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या चीज, किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट? किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में हिदायत का वो मजमुआ जो किसी मखसूस काम को सरअंजाम देता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हिदायत जो हमारे किसी मखसूस काम को करने के लिए इस्तेमाल होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो इस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हम मुख्तलिफ काम सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स को 7 पार्ट्स में यानी 7 ऑब्जेक्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के काम को 7 ऑब्जेक्ट्स में तकसीम किया गया है, जिनकी फिर हम आगे डिटेल देखते हैं। इनके काम के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो आप काम करते हैं उस काम के हिसाब से उसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में इसको तकसीम किया गया है। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास टेबल्स, फिर है क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। ये 7 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करने में हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट्स वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फुल क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या इसके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका इसमें से आ सकता है। आपके जो आपकी मारूजी होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, उसके अंदर भी ये एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके अलावा भी आपकी एमएस एक्सेस इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही मुश्तमिल है। अगर आपको इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सही से अंदाजा है, सही से पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत तवज्जो से सुने और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अब ये जो हमने पढ़े हैं 7 ऑब्जेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, अब हम आगे चल के इनकी डिटेल देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, वही है एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। उनमें सबसे पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम देखते हैं टेबल्स। टेबल्स का ऑब्जेक्ट, टेबल को डेटाबेस में बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि डेटाबेस में हमारा तमाम तर डेटा जो है वो टेबल्स में स्टोर होता है। इसलिए टेबल जो है डेटाबेस में बुनियादी हैसियत रखता है, क्योंकि टेबल ही वो जगह है जहाँ डेटा जाकर स्टोर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेबल डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और टेबल की स्ट्रक्चर आपको पता है, रोज एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। टेबल्स में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स बने हुए होते हैं, जिनके अंदर फिर हम डेटा स्टोर करते हैं। टेबल में
डेटा आसानी से दाखिल हो जाता है और उसके साथ साथ टेबल को समझना भी आसान है और टेबल में से डेटा बवक्त ज़रूरत आसानी से हम हासिल भी कर सकते हैं। टेबल रोज और कॉलम्स पर यानी कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल होती है। जब भी किसी कंपनी या इदारे का डेटाबेस बनाया जाता है तो डेटाबेस मुख्तलिफ टेबल्स पर मुश्तमिल होते हैं। डेटाबेस में शामिल टेबल्स में से हर टेबल में एक अलग एंटिटी से मुतल्लिक डेटा स्टोर होता है। एंटिटी आपने पढ़ा कोई भी शख्स, फर्द, जगह जिस या चीज जिसके बारे में आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसे हम एंटिटी कहते हैं। तो एंटिटी के हवाले से जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, एंटिटी का डेटा स्टोर करने की जगह वो आपकी क्या है, टेबल्स है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें अपने कॉलेज की या स्कूल की एग्जांपल लें तो उसमें आपके पास क्या एंटिटीज होंगी जिनके बारे में आप डेटा इकट्ठा करेंगे। क्या एंटिटीज हैं? स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, टीचर एक एंटिटी होगी, फर्नीचर, अगर आप उस इदारे का फर्नीचर भी देख सकते हैं कि उसमें कितना फर्नीचर है, कितने टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, उनका डेटा भी रख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड भी ज़ाहिर रखा जाता है। तो फर्नीचर एक एंटिटी हो सकता है, इस तरह से क्लरिकल स्टाफ एक एंटिटी हो सकता है, इस तरह से लाइब्रेरी एक एंटिटी हो सकती है। यानी हर एंटिटी के हवाले से आपने अलग अलग टेबल बनानी होती है और हर अलग टेबल के अंदर फिर उस एंटिटी के हवाले से आप डेटा दाखिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम एंटिटीज का डेटा आप एक ही टेबल में डाल लें, ऐसा नहीं होता। हर एंटिटी के हवाले से अलग अलग टेबल बनाया जाता है और फिर उसी एंटिटी से मुतल्लिक डेटा उस टेबल में स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस में शामिल टेबल्स में से हर टेबल में एक अलग एंटिटी से मुतल्लिक डेटा स्टोर होता है। मसलन अगर किसी कॉलेज का डेटाबेस बनाया जाए तो उसमें कॉलेज से मुतल्लिक टेबल्स बनाए जाएंगे। मसलन स्टूडेंट के नाम का एक टेबल होगा, एक टीचर्स के नाम का टेबल होगा, क्लासेस के नाम का टेबल होगा, इसी तरह से लाइब्रेरी के नाम का टेबल बना सकते हैं। तो बहरहाल हर एंटिटी के हवाले से अलग अलग टेबल बनेगा जिनके अंदर डेटा को रो और कॉलम की शक्ल में स्टोर किया जाएगा। तो ये तो था टेबल्स का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्यूरीज। क्यूरीज के बारे में पढ़ते हैं। क्यूरी क्या है? क्यूरी यहाँ आपके सामने नजर आ रहा है, इंक्वायरी या सर्चिंग। तो क्यूरी का लफ्ज अंग्रेजी जुबान के लफ्ज इंक्वायरी से निकला है जिसके मानी तलाश करना के है, पूछना के है, किसी चीज के बारे में पड़ताल करना, पूछगछ करना, किसी चीज के बारे में जानना। यानी डेटा की बहुत बड़ी तादाद में से मतलूबा डेटा तलाश करने के लिए हम क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेस में क्यूरी की मदद से डेटाबेस के टेबल्स में स्टोर शुदा डेटा में से बआसानी मतलूबा डेटा को तलाश किया जा सकता है। जैसे फर्ज करें, अभी मैंने आपको बताया कि हम एक स्टूडेंट की एंटिटी रखते हैं जिसको हम स्टूडेंट के नाम के टेबल में स्टोर कर देते हैं। जैसे आपकी क्लास की तमाम स्टूडेंट्स का डेटा हमने एक टेबल में स्टोर किया हुआ हो अपने डेटाबेस में और उस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रखा हुआ है। अब फर्ज करें हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स का हमारे पास रिकॉर्ड अलग हो जाए। अब एक टेबल के अंदर फर्ज करें 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो अब हम चाहते हैं कि इन 100 स्टूडेंट में से ऐसे स्टूडेंट जिनके मैट्रिक में 90% मार्क्स आए हैं वो उन स्टूडेंट्स का हमें नाम चाहिए। तो अब हम 100 स्टूडेंट्स में से तलाश करेंगे, हमें टाइम लगेगा, तो उसकी वजह हम क्या लगाते हैं, क्यूरी लगा देते हैं। क्यूरी लगा के जस्ट एक क्लिक से आपके जितने भी उस 100 स्टूडेंट में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 90% मार्क्स है उनकी अलग होकर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यानी क्यूरीज बहुत सारे डेटा में से मतलूबा डेटा को तलाश करने में हमारी मदद करते हैं। और क्यूरी की मदद से ना सिर्फ आप डेटा तलाश कर सकते हैं बल्कि क्यूरी की मदद से टेबल्स में डेटा को आप अपडेट भी कर सकते हैं। इन डेटा को अपडेट भी किया जा सकता है, इन तब्दीली भी अगर डेटा में करनी हो तो जाहिर है पहले आप उसे सर्च करेंगे, उस मतलूबा डेटा तक पहुंचेंगे, फिर उसे तब्दील करेंगे या फिर उसे अपडेट करेंगे। तो क्यूरी की मदद से डेटा को अपडेट भी किया जा सकता है और डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है। किसी मखसूस डेटा को अगर आपने डिलीट करना है, किसी स्टूडेंट का नेम आपने स्टॉक ऑफ करना है, तो आप पहले उसे सर्च करेंगे ना, उससे मुतलका रिकॉर्ड तक पहुंचेंगे, फिर आप उसे डिलीट करेंगे। इस तरह से अगर किसी की चेंजेस करनी है तो पहले आप मुतलका रिकॉर्ड पे पहुंचेंगी, फिर ही उसे अपडेट करेंगी या चेंज करेंगी। तो क्यूरीज जो है वो सिर्फ डेटा की सर्चिंग या इंक्वायरी के लिए नहीं बल्कि डेटा को अपडेट और डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसके अलावा इसमें जाहिर है आपका अगर आपके पास वैसे ही एक आपके पास लिस्ट हो 1000 स्टूडेंट्स की या 500 स्टूडेंट्स की या इवन 100 स्टूडेंट्स की भी हो,
اس میں سے کسی مخصوص کچھ مخصوص اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے کے میں آپ کو، اگر ویسے آپ خود سے تلاش کریں گے تو آپ کو ٹائم لگے گا، جبکہ کیوری جو ہے وہ آپ کی ٹائم سیونگ ہوتی ہے، اس میں آپ کے وقت کی بچت ہوتی ہے. تو آپ جو ہے نا جسٹ کیوری لکھتے ہیں، کمانڈ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سنگل کلک سے ہی آپ کو آپ کے جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو کیوری ہے یہ ہماری ٹائم سیونگ ہوتی ہے، یہ ہمارے وقت کی بچت کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے کیوری کے اندر ایک خاص چیز آتی ہے کرائٹیریا. کرائٹیریا کہتے ہیں کسی پیشگی شرط کو، کنڈیشن کو کرائٹیریا کہتے ہیں. اب جیسے فرض کریں، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ 100 اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں اس میں سے ایسے اسٹوڈنٹس آپ الگ کرنا چاہ رہی ہیں جن کے میٹرک میں 90% مارکس آئے ہیں، تو یہ جو میٹرک میں 90% مارکس کی آپ نے شرط رکھی ہے اسے ہم کرائٹیریا یا کنڈیشن کہیں گے. تو کیوری آپ کسی خاص کرائٹیریا یا کنڈیشن کی بیس پہ بھی دے سکتے ہو کہ یہ کنڈیشن ہے، جو ریکارڈز اس کنڈیشن پہ پورے اترتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کی الگ لسٹ بن جائے. تو اس کے لیے پھر ہم کو شرط یا کنڈیشن یا کرائٹیریا دے دیتے ہیں، جو اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں وہ ڈیٹا آپ کا الگ ہو جاتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، اب جیسے فرض کریں ایک ہاسپٹل کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے، اور ہاسپٹل میں ظاہر ہے ٹیچرز ڈاکٹرز کا ڈیٹا ہوگا، اس میں پیشنٹس کا ڈیٹا ہوگا، اس طرح سے ہاسپٹل میں بیڈس کی کتنی تعداد ہے بیڈس کا ڈیٹا ہوگا، مختلف بیماریوں کے بارے میں ڈیٹا ہوگا. اب فرض کریں آپ اس میں سے چاہتی ہیں کہ جو پورے ہاسپٹل کے پورے ڈیٹا بیس میں سے آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے آپ کے پاس ٹی بی کے پیشنٹ ہیں ان کی الگ لسٹ بن جائے. تو یہ جو ٹی بی کے پیشنٹ آپ نے دیا ہے کہ لسٹ الگ ہو لیکن صرف ٹی بی کے پیشنٹس کی، تو یہ ٹی بی کے پیشنٹ آپ کا کیا ہو گیا؟ کرائٹیریا ہوگا یا کنڈیشن ہوگی. یعنی آپ نے ایک شرط بتا دی کہ اس شرط کے اوپر جو ڈیٹا پورا اترتا ہے وہ ہمارا الگ ہو جائے باقی بہت سارے ڈیٹا میں سے. تو اس مقصد کے لیے ہم کیوریز کو استعمال کرتے ہیں. تو کیوری بہت ہی امپورٹنٹ، بڑی آپ کے پاس ایک اچھی فیسلٹی ہے ڈیٹا بیس کے اندر، کیونکہ آپ کے ڈیٹا بیس میں لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا ہوتا ہے. تو اس میں ڈیٹا میں سے پھر مخصوص ڈیٹا کو تلاش کرنا ویسے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کیوری کی مدد سے آپ کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا آبجیکٹ ہے، ڈیٹا بیس آبجیکٹ ہے فارمز. فارم آبجیکٹ کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلے ٹیبلز ہیں، پھر کیوریز، اور پھر تیسرے نمبر پہ یہ، اور اسی ترتیب سے جس ترتیب سے میں نے لکھا ہے اسی ترتیب سے ہی آپ کی آبجیکٹ لسٹ کے اندر آبجیکٹس دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو فارم کا آبجیکٹ لسٹ میں سے تیسرے نمبر پر آنے والا آبجیکٹ ہے. یہ آبجیکٹ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ٹیبلز کے اندر بھی آپ ڈیٹا داخل کرتے ہیں، اور فارمز جو ہے یہ بھی ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیٹا انٹری کے لیے ڈیٹا داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارم آپ کے پاس گرافیکل انٹرفیس ہے، یعنی تصویروں والی گرافیکل انٹرفیس ہے، جس میں آپ کے پاس بٹنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ باکسز ہیں، لیبلز ہیں، اس قسم کی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ فارم کے اندر ڈیٹا کو کیسے داخل کر سکتے ہیں. تو اس گرافیکل انٹرفیس کی وجہ سے یوزر بہت آسانی سے ڈیٹا داخل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فارم کے ذریعے نہ صرف آپ ڈیٹا کو انٹر کر سکتے ہیں بلکہ ڈیٹا کو ویو بھی کر سکتے ہیں. یعنی ٹیبل کے اندر جو آپ نے پہلے سے ڈیٹا ڈالا ہوا ہے ٹیبلز کے اندر، فارم کے ذریعے آپ ٹیبلز کے ڈیٹا کو دیکھ بھی سکتے ہیں. فارم کے ذریعے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا داخل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فارم کی مدد سے ڈیٹا صرف ایک جگہ داخل کیا جائے تو وہ ان تمام ٹیبلز کے فیلڈوں میں چلا جاتا ہے جن میں ٹیبلز میں یہ فیلڈ استعمال ہو رہے ہیں. اب آپ نے ایک ٹیبل بنایا، اب ہوتا ایسے ہے کہ مختلف جگہوں پر لازمی نہیں وہ پوری ٹیبل استعمال ہو رہی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اس ٹیبل کے کچھ فیلڈ مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ پوری ٹیبل ہی استعمال ہو رہی ہو. تو فارمز کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ایک جگہ اسی ٹیبل میں ہی آپ کو ڈیٹا داخل کرنا پڑے گا، اسی ایک جگہ پر، یعنی ایک ٹیبل یا ایک سے زیادہ ٹیبل جو بھی ہمیں ڈیٹا داخل کرنا پڑے گا. لیکن وہ ٹیبل یا ان کے فیلڈ جہاں جہاں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے، کیونکہ ٹیبلز کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے. ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے ٹیبلز کا آپس میں، جو ایک دوسرے کے متعلقہ ٹیبلز ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. جب آپ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ ایک جگہ انٹری کرتے ہیں تو باقی ریلیٹڈ ٹیبلز میں ڈیٹا آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے. اس لیے داخل کی جانے والی ویلیوز تمام ٹیبل کے فیلڈ میں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر
टेबल में इसके बरक्स यानी फॉर्म्स की बजाय अगर आप डायरेक्ट टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो तमाम टेबल्स में आपको अलग अलग जाकर डेटा स्टोर करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी वक्त लगेगा और गलती के इम्कान भी ज़्यादा होते हैं। डेटाबेस में जो फॉर्म इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल जैसे आपके आम फॉर्म, जैसे आपने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको एक फॉर्म दिया गया, जिस फॉर्म को आपने फिल किया, जिसमें आपकी तस्वीर भी लगानी थी, जिसमें नेम, फादर नेम, मैट्रिक कहाँ से किया, क्या फादर का प्रोफेशन क्या है, या आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ उसमें एंट्रीज होती हैं। जैसे आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म दिया गया, तो डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म भी बिल्कुल आम इस्तेमाल होने फॉर्म वाले फॉर्म की तरह होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आम फॉर्म कागज़ पर होते हैं, जबकि ये डेटाबेसेस के फॉर्म कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और इनमें काम बिल्कुल आम फॉर्म की तरह से ही होते हैं। इनमें यानी आम फॉर्म की तरह एंट्रीज वगैरह आपने वैसे ही करनी है। डेटाबेस में बनाए गए फॉर्म ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं, यानी इनमें लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं और उनके आगे टेक्स्ट बॉक्सेस के आगे लेबल लगे हुए होते हैं और नीचे कुछ बटन्स भी बने होते हैं, जैसे ओके के, कैंसिल या क्लोज वगैरह के जैसे मुख्तलिफ बटन होते हैं, बटन भी बने होते हैं, तो जिनकी मदद से डेटा दाखिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फॉर्म जो है वो चूंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो इस वजह से इसमें काम करना आसान है। फॉर्म को समझना और उनके ज़रिए डेटाबेस में डेटा दाखिल करना भी बहुत आसान है। और फॉर्म के ज़रिए डेटाबेस में डेटा दाखिल करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, फॉर्म्स के ज़रिए डेटाबेस में डेटा दाखिल करने के लिए आपको किसी तजर्बाकार शख्स की, किसी माहिर कंप्यूटर जानने वाले शख्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई शख्स थोड़ी सी भी कंप्यूटर से नो हाव रखता है, थोड़ा सा भी कंप्यूटर का जानने वाला है, तो वो फॉर्म्स के ज़रिए डेटा को दाखिल कर सकता है, यानी आपको किसी माहिर, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे तीन ऑब्जेक्ट्स। फॉर्म ऑब्जेक्ट था एमएस एक्सेस का। हम आगे नेक्स्ट एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी फोर्थ ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट डेटाबेस से क्यूरी के जरिए जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में जाहिर करने के लिए रिपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी रिपोर्ट जो है वो आपकी आउटपुट के तौर पे काम करती है। रिपोर्ट आपकी आउटपुट है, क्यूरी से जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो आपकी क्या बन जाती है, रिपोर्ट बन जाती है, आउटपुट बन जाती है। और ये आउटपुट कैसी होती है, हार्ड कॉपी की सूरत में, यानी लाजमी आप सिर्फ स्क्रीन पर देखें, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, तो ये आउटपुट हार्ड कॉपी की सूरत में होती है। किसी भी जो भी आपने डेटाबेस प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद उसकी लाजमी तौर पर रिपोर्ट दी जाती है। ऐसे डेटाबेस जो रिपोर्टिंग ही ना कर सके, जो रिपोर्ट ही ना दे सके, तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना। तो प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद उसकी रिपोर्ट दी जाती है, जिससे उस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है। मसलन किसी कंपनी की मंथली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट, इसी तरह डेटाबेस में रिपोर्ट भी डेटाबेस से हासिल करदा इंफॉर्मेशन को अच्छे अंदाज में जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जैसे आप कॉलेज के हिसाब से अगर आप अपने देखें, कॉलेज में हम आपसे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद उस आपके मार्क्स अगर हम कंप्यूटर में एंटर कर लें और उसके बाद उसकी हम एक रिजल्ट शीट निकाल लें, रिजल्ट शीट बना लें, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक रिपोर्ट बन जाएगी। तो रिपोर्ट के जरिए डेटाबेस से हासिल किए गए डेटा को मुनज़्ज़म अंदाज से जाहिर किया जा सकता है। रिपोर्ट का आप प्रिंट लेके हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं और रिपोर्ट जो है ये आपकी डिसीजन मेकिंग में यानी फैसला साजी में भी मदद करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आपके सामने होती है तो आप उसकी बुनियाद पर किसी भी हवाले से कोई फैसला करना हो, कोई डिसीजन करना हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है पेजेस। एमएस एक्सेस का अगला ऑब्जेक्ट है पेजेस। एमएस एक्सेस का ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा मुफीद और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पेजेस ऑब्जेक्ट की मदद से यूज़र डेटा को इंटरनेट पर देख सकते हैं। आजकल आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, बैंक्स ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इस तरह से कई ऑफिस हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इस तरह से कई आप देखें मार्केट प्लेसेस हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह बड़े बड़े जो कि ऑनलाइन आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन काम हो रहा है ज़्यादातर जगहों पर। तो ये जो पेजेस ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से यूज़र अपने डेटा को इंटरनेट पर रख सकते हैं, अपने काम को ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पेजेस को हम इंटरनेट पर अपलोड करके
फिर हम उसे वेब ब्राउज़र, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंटरनेट पर डेटा को देखने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो अब जब आप अपने डेटा को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं तो फिर हम उसे वेब ब्राउज़र के ज़रिए अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। MS एक्सेस में डेटा एक्सेस पेजेस के ज़रिए डेटाबेस में बनाए गए फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को आप इंटरनेट पर मुहैया कर सकते हैं, या आप अपने फॉर्म भी इंटरनेट पर रख सकते हैं जहाँ से स्टूडेंट डायरेक्ट ऑनलाइन अपना डेटा एंटर कर सकते हैं, और उसके अलावा रिपोर्ट्स भी आपकी जो है वो ऑनलाइन मुहैया होती हैं, रिपोर्ट्स को भी आप इंटरनेट पर मुहैया कर सकते हैं। इस मकसद के लिए MS एक्सेस जो है यूज़र को HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए ऐसे फॉर्म्स तैयार करके देता है जो कि डेटाबेस से मुंसलिक होते हैं, डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं, जिनको इंटरनेट पर हासिल करके उनमें अगर कोई तब्दीली की जाए या नया डेटा दाखिल किया जाए तो ये नया डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। यानी आप पहले से मौजूद डेटा को देख भी सकते हैं और कोई नया डेटा भी जो आप इंटरनेट के ऊपर डाल सकते हैं। और इन डेटा एक्सेस पेजेस के जरिए डेटाबेस में की जाने वाली तब्दीलियां भी हो जाती हैं, तब्दीलियों को भी आप देख सकते हैं। इसी तरह इन डेटा एक्सेस पेजेस की मदद से, यानी इस पेजेस ऑब्जेक्ट को डेटा एक्सेस पेजेस, मुकम्मल नाम डेटा एक्सेस पेजेस भी कहते हैं, तो इन डेटा एक्सेस पेजेस की मदद से रिपोर्ट्स को इंटरनेट पर मुहैया भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग डेटाबेस से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। MS एक्सेस में डेटा एक्सेस पेजेस ऑब्जेक्ट बाकी तमाम ऑब्जेक्ट के बरक्स डेटाबेस में स्टोर होने की बजाय हार्ड डिस्क पर HTML की फाइल की सूरत में स्टोर होते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जो कि इस लैंग्वेज में बने हुए फॉर्म्स या इस लैंग्वेज में बना हुआ डेटा आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए HTML की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको आप इंटरनेट पर अपलोड कर सकें, और डेटाबेस में सिर्फ इन पेजेस के क्या होंगे, सिर्फ शॉर्टकट महफूज होंगे, असल डेटा नहीं होगा। असल डेटा आपका HTML की फाइल की शक्ल में हार्ड डिस्क पर मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, MS एक्सेस का ऑब्जेक्ट है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्शन, यानी एक से ज्यादा एक्शंस, एक या एक से ज्यादा एक्शंस का मजमूआ। अगर आप डेटाबेस पर काफी सारी कमांड्स एक वक्त में चलाना चाह रही हैं, तो जब आपने काफी सारे काम एक साथ एक वक्त में करने हैं, तो या काफी सारे डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन आप एक वक्त में करना चाह रही हैं, तो फिर हम मैक्रोज को इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस में अगर किसी भी काम को बार बार करवाना हो तो उसके लिए भी मैक्रोज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये हमारा लेस टाइम, कम टाइम लेते हैं, कम टाइम के अंदर एक से ज्यादा एक्शन, एक से ज्यादा काम हो जाते हैं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फर्ज करें बैंक में रोजाना, बैंक आप सुबह ओपन होता है, उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ लोग आके अपने अकाउंट्स में कोई पैसे जमा करा रहा है, कोई निकलवा रहा है, कोई नया अकाउंट खुलवा रहा है, कोई अमाउंट कहीं एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन कर रहा है, मुख्तलिफ ऑपरेशन होते रहते हैं बैंक के अंदर। तो बैंक में ना रोजाना बैंक बंद होने के बाद कंप्यूटर पर डे एंड किया जाता है कि अब आज जो है ना इतना पैसा बैंक में आया और इतना यहाँ से गया, डे एंड किया जाता है। तो तमाम कस्टमर्स का डेटा अलग अलग अपडेट करने की बजाय, अब फर्ज करें उस दिन आए हैं कोई, फर्ज करें उधर बैंक में कोई 50 कस्टमर आए हैं या 150 कस्टमर आए हैं, तो अब क्या किया जाता है, तमाम कस्टमर्स का डेटा अलग अलग अपडेट करने की बजाय उन तमाम कस्टमर्स का मैक्रो बना दिया जाता है, जिससे डे एंड करने वाला ऑफिसर सिर्फ एक कमांड देता है और तमाम कस्टमर्स का डेटा अपडेट हो जाता है। मैक्रोज को इस्तेमाल करने से वक्त भी कम इस्तेमाल होता है और काम भी कम करना पड़ता है। इस तरह जब बैंकों में डे एंड करते हुए तमाम कस्टमर्स की हार्ड कॉपी की सूरत में रिपोर्ट भी निकाली जा सकती है, तो फिर मैक्रोज को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक दफा प्रिंट की कमांड देने से तमाम कस्टमर्स की रिपोर्ट निकल आती है। मैक्रोज का कंप्यूटर पर काम करने के दौरान इस्तेमाल आम देखने में आता है। अच्छा, बैंक की एग्जांपल के अलावा वैसे अगर आप देखें, जैसे आप किसी फाइल, आप किसी अपनी
किसी भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी और प्रोग्राम में आपने बने, उससे आप कोई फाइल वगैरह कोई काम किया, आपने कुछ काम किया उसमें कोई फाइल बनाई, अब जब आप उसे बंद करने लगते हैं तो आपसे पूछता है कि क्या आप इस फाइल को महफूज करना चाहते हैं या नहीं। आप कहते हैं यस, तो उसके पीछे कई ऑपरेशन होते हैं, कई काम होते हैं। उस फाइल को महफूज किया जा रहा है, आपसे नाम लिया जाता है, उस नाम से आपकी हार्ड डिस्क में सेव, आप हार्ड डिस्क में किस जगह पे उसे सेव करना है, इसमें कितनी मेमोरी लेनी है, कौन सी जगह पे इसे सेव किया जाए, और कहाँ कहाँ पर इस डेटा सेव होने को कहाँ कहाँ इंदराज किया जाए, कहाँ कहाँ अपडेट किया जाए। तो काफी सारे पीछे प्रोसेस चल रहे होते हैं, काफी सारे काम पीछे हो रहे होते हैं। तो वो ये सारा काम भी, ये सारे एक्शन भी मैक्रोज ही सर अंजाम दे रहे होते हैं। लास्ट आपके पास एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट है मॉड्यूल्स। एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप किसी और सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एमएस एक्सेस का यूज ऑफ एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस का इस्तेमाल विद अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी आप एमएस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एमएस एक्सेस का ऑब्जेक्ट जो मॉड्यूल्स है वो एक लैंग्वेज है, आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज। उसमें लिखी गई हिदायत को इकट्ठा करके स्टोर करते हैं और डेटाबेस के साथ किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके फायदा देते हैं। मॉड्यूल का असल मकसद होता है काम को ज्यादा खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज में जाहिर करना। इस मकसद के लिए एमएस एक्सेस के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के जरिए ये मकसद पूरा नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए एमएस एक्सेस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी लैंग्वेज या प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपने काम को मुकम्मल करवाता है। यानी काम को ज़्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ाहिर करने के लिए एमएस एक्सेस जो है सिर्फ अपना कमांड्स या अपने प्रोग्राम की बजाय किसी दूसरे प्रोग्राम को भी साथ मिलाकर उसको ज़्यादा बेहतर बनाए, यानी किसी दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ और प्रोग्राम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एमएस एक्सेस के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से तैयार करें, और इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इन ऑब्जेक्ट्स के हवाले से फिर हमारे मुकम्मल चैप्टर्स भी हैं आगे, ये जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं इनके हवाले से फिर फुल तकरीबन चैप्टर्स भी हैं जिनमें आपको इन ऑब्जेक्ट्स पे काम करने के हवाले से मजीद बेहतर तरीके से और मजीद डिटेल के साथ बताया जाएगा कि आप इनके ऊपर कैसे सही तरीके से काम कर सकते हैं या ये किस तरह से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो मजीद आगे चल के क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम है हमारा आप लोगों से इजाज़त लेने का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह अस्सलाम।